यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारियों में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी हाल ही में हुई परीक्षा जो 2024 की हुई है उसके 18 तारीख की हुई परीक्षा के आज पहले शिफ्ट को हम लोग हल करने चल रहे हैं। पिछले दो सेशंस में आपने 17 तारीख के दोनों शिफ्ट के अरिथमेटिक पार्ट्स को कवर किया। अरिथमेटिक पार्ट्स को अलग से और डीआई वाले पार्ट्स को अलग से कराने का मैंने निर्णय लिया है। आप लोग सभी प्रकार के पैटर्न्स को समझें, आगे आने वाली तैयारियों में इसका उपयोग करें, जिससे कि आप जब यह परीक्षा एग्जाम दें तो निश्चित तौर पर सफलता अर्जित करें। अब जो आने वाला कंपटीशन बड़ा कंपटीशन है उससे भयभीत ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझें। कंपटीशन सच में बहुत बड़ा होगा, भयभीत तो नहीं हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अपडेटेड पैटर्न पर इस समय काम होगा, क्वेश्चंस के लेवल पर यहां पर काम होगा, लेकिन पैटर्न को आपको कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा, पैटर्न को मैच करा के चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां पर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम करना स्टार्ट किया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी का पेपर शिफ्ट 1, यहां पर जो शिफ्ट 1 था इसको देख रहे हैं और इसमें हम केवल अरिथमेटिक पार्ट को आज हम कवर करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक पार्ट में केवल मैथ्स वाले प्रश्न लिए जाएंगे। हम डीआई वाले पार्ट को भी हम छोड़ के चल रहे हैं। डीआई वाला क्योंकि अलग एक सेगमेंट है और डीआई को अलग तरीके से मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है, समझाना है, लेकिन वो भी प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग ही लेकर मैं चलूंगा। समय न गवाते हुए प्रश्नों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटी संख्या एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। इनमें कौन सी एक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, जो कि 4 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। सबसे पहला काम तो मैंने देखा कि सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 40 का वर्ग है, 20 का वर्ग है, 50 का है, 30 का है, ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर। बट ध्यान ये भी देना है कि संख्या 4 से कटे, संख्या 10 से कटे मतलब 2 से कटे, 5 से कटे, संख्या 4 से कटे, 3 से कटे अर्थात 12 से कटे। जितनी भी डिविजिबिलिटी होती है उसको अच्छे से हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी अगर कंफर्म है तो 2 को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 की भी बहुत डिविजिबिलिटी इजी होती है, सबसे पहले 5 ही पर ध्यान दीजिए। अगर किसी संख्या का अंत 0 होगा या 5 होगा तो संख्या 5 से कटेगी। सारे टर्म में 0 इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब 5 से कटना तो सबको तय ही है। 4 से कर लिया तो हमें 2 से करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जो संख्या 4 से कटती है वो कंफर्म में 2 से भी कटती है। 4 से कटने के लिए नियम ये होता है कि संख्या का जो अंतिम 2 अंक हो, ठीक है, अंतिम 2 अंक हो वो 4 से विभाज्य हो, अंक 4 से विभाज्य हो। अब यहां पर जब सब में सब अंतिम 2 जीरो कंटिन्यू कर रहे हैं, सबके पास 2 2 जीरो हैं, तो निश्चित तौर पर सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। आप देख रहे हैं सभी 4 से कट रही है, तो 4 का भी काम खत्म हो गया। 5 का पहले से ही खत्म हो चुका था। अब ले देकर एक ही टर्म बचा है वो 3। जो संख्या अब 3 से कटेगी उसी को हम कैटेगरी में मानेंगे। 6 एक 7 3 से नहीं कटेगा। 3 की भाज्यता आप सबको पता है कि सभी अंकों का योग, यहां पर क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यहां पर सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 एक 7, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 3 के पहाड़े में नहीं आता, 5 2 7 नहीं आता, बच रहा है 9, 903 के पहाड़े में आएगा। 900 वह संख्या होगी जो पहली चीज तो परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरी वह 4 से कटेगी, 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, मतलब प्रत्येक संख्याओं से कटेगी। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया था तो परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन है। 900 इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दें, 6 घटा दें, कल जो इसके पहले वाला शिफ्ट था उसमें भी देखिए आपको एक प्रश्न दिया था जिसमें किसी व्यक्ति की आय में 2-2 हजार बढ़ा दे, समान परिवर्तन अगर अनुपात में किया जाता है या अलग अलग परिवर्तन भी अनुपात में किया जाता है और नया अनुपात जनरेट होता है, तो आप दो प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। दो संख्याएं इस समय, अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, दोनों 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में 6 घटा दे मतलब दोनों में समान परिवर्तन कर रहे हैं अर्थात समान कमी कर रहे हैं, और यह संख्या नया रेशियो जनरेट कर रही है 9:17। तो आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या बता दो क्या है। छोटी संख्या भी डिसाइड करना जरूरी है। अनुपात में जो छोटे अनुपात का रिप्रेजेंटेशन है वही छोटी संख्या जनरेट करेगा। यहां जो परिवर्तन होता है, बढ़ना हो घटना हो जो भी हो, अगर समान हो तो समान का अपना सिस्टम होता है और डिफरेंट होता तो डिफरेंट का अपना तरीका होता है। अगर यहां पर भी 6 कम हो रहा है और इसमें भी 6 कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमें चेक करना पड़ेगा। पहले तो कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं कि ट्रेडिशनली चले जाते हैं, मानते हैं पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है, इसमें से भी 6 कम कर दे, इसमें से भी 6 कम कर दे, रेशियो आपका 9/17 हो गया। जो इससे हल करेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेगा, वो भी प्रश्न का सही उत्तर देगा। x का जब मान आ जाए तो छोटी संख्या 3 है तो 3x कर देने से हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता चल जाती है और आंसर भी हो जाता।
बहुत कुछ तो ऑप्शन से भी देख के डिसाइड किया जा सकता है, मैं भी आपको करके दिखाता हूं तो कंफर्म करता हूं। सबसे पहले जब मैंने देखा सम में सेम परिवर्तन है, सेम कमी है, तो आप चेक करो क्या रेशियो में भी सेम डिफरेंस है। 3 से 9 है मतलब 6 का इंक्रीज है, 5 से 17 है अर्थात 12 का इंक्रीज है, मतलब सेम इंक्रीज नहीं है, सेम चेंज नहीं है, सेम परिवर्तन नहीं है। तो सेम परिवर्तन करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर लो और इन दोनों का डिफरेंस कर लो। ये डिफरेंस 9 8 17 8 होता है, ये डिफरेंस 2 3 2 5 होता है, 2 1 के 2 होता है, 2 दूना 2 चौके 8 होता है, मतलब इसमें 4 से गुणा कर दें। ठीक है, चाहते तो इसमें लाते 2 से गुणा करते, उसमें लाते 8 से गुणा करते, थोड़ा लॉन्ग हो जाता। अभी 4 से गुणा करने पर स्थिति क्या होगी, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 12 और 20 का रेशियो हो गया। 12 से 9 होना मतलब 3 की कमी होना, 20 से 17 होना भी 3 की कमी होना, तो 3 3 बराबर हो गया कि नहीं। अब इस 3 की तुलना इस 6 से करो तो 1 बराबर 2 होगा। छोटी संख्या यहां पर हमारी कितनी है, 12 है, छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 20 है, तो 12 बराबर बोली कितना होगा, 24। 24 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। वैसे भी देखिए आप ऑप्शन पे भी जा सकते थे, क्योंकि छोटी संख्या पूछा था, छोटी का अनुपाती भाग 3 था, तो इसका मतलब 3 से कटता, 3 से ना तो 20 कटता ना 40 कटता, तो इन्हीं दोनों में से डाउट था, ऑप्शन पर भी जाके डिसाइड कर सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो दूसरा प्रश्न राइट सोल्यूशन आपको कितना दे रहा है, 24। आप लोग अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो भी रहा होगा, चीजें समझ में आ भी रही होंगी। आप कंटिन्यू करते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला प्रश्न लिखा है ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है। अब लिखा है ए जो है बी का, ए जो है बी का 250% है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 250%। ए बराबर बी का कितना लिखा, 250%, तो ए बटा बी कर दीजिए, और यह परसेंट हटाना है तो 250 बटे आप कितना कर सकते हैं, 100। कंफर्म है कि यह 5 पचे 25, 5 दूना 10, अर्थात ए बटा बी जो आपका है 5 बटे 2, मतलब ए का मान अगर 5 है तो बी का मान कितना है, 2 है, मतलब ए का मान 5 है तो बी का मान 2 है। अब इसने जो कहा है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी का मान कितना है बताएं, बी का मान 2 है, और ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी 5 2 7 होगा। अब कह रहा बी ए प्लस बी का जिसका परसेंट बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है, तो बी वाले मान को 100 से गुणा किया, जिससे बनाना होता है उससे भाग किया जाता है। ये हो गया 200 बटे 7, 200 बटे 7 दरअसल 28 सही 4 बटे 7 होता है। तो राइट सोल्यूशन 28 सही 4 बटे 7 है। अगर डी ऑप्शन आपने लगाया था तो इस प्रश्न का करेक्ट हल था। तो डी ऑप्शन 28 सही 4 बटे 7 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। अच्छे से इसको तय कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। संख्या 323 में, संख्या 323 में अब आपसे जैसे पूछा है 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं, ऐसी संख्या होती है जो एक से कटती, स्वयं से कटती, वही अभाज्य होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि 323, सबसे पहले तो चेक करें कि यह जो है किसी से कट रही है कि नहीं कट रही है। इसको चेक करने का सिस्टम समझिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। पहली चीज आप सोचो 323 किस पूर्ण वर्ग संख्या से के नजदीक है। 324 जो होता है वो 18 का पूर्ण वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है 324। इसका मतलब 18 से छोटी, क्योंकि 18 का वर्ग इतना होता है और 18 का वर्ग 324, उसके जस्ट बगल 323। 18 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे पहले कौन है, 17। क्या यह 17 के पहाड़े में जा रहा है, चेक करते चलिए। 17 1 के 17, और नियम भी होते हैं, ऐसा नहीं है। 17 1 के 17, 17 15, 17 9 153, बिल्कुल चला जाएगा। 17 गुणे 19 कर दीजिए, आपको यह क्या प्राप्त हो जाएगा, अभाज्य संख्या प्राप्त, मतलब यहां पर 323 प्राप्त हो जाएगी। देख लीजिए 17 9 153 होता है, 3 हासिल 15, 17 के 17 15 कितना होता है, 32, तो आपका 323 हो गया। और सोचो तो 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है। इसका मतलब जो 323 है, आप देख पा रहे हैं 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया था तो एकदम करेक्ट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन था। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सोल्यूशन, और 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल था। आपके मन में जैसे एक को लेकर के भी आ सकता है कि एक का, एक दरअसल ध्यान दीजिएगा अभाज्य नहीं होता है, नहीं तो कोई लिखता, हालांकि 323 भी अब अभाज्य नहीं, क्योंकि वह 17 से कट रहा है और 19 से कट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न हर शिफ्ट में आए हैं, 2 2 3 3 आए हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 108 है, डिवाइडेड बाई 36 है, गुणे 1/4 है, प्लस 2/5 है, गुणे 1/4 था, करेक्ट। चलिए सोल्यूशन करिए इसका। 36 3 बार होता है,
अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करें, 3/4 है, प्लस यहां पर आप लिख सकते हैं 2 1 के 2, 2 दूना 4 अर्थात 1/10 है। 10 दिया 30 है, 4 1 के 4 है, 34/40 है। 2 20 बार 40 है, 2 17 बार 34 है, तो 17/20 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। बॉडमास का नियम लगाइए, भाग के नियम को समझिए, ऑफ के नियम को समझिए, कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब घटाना है, कब जोड़ना है, इस पैटर्न को अच्छे से समझ करके ऐसे प्रश्नों पर कभी गलती ना करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। देखिए इसमें क्या दिया, सिंपल सा एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण के ऐसे प्रश्न देखो देखने में तो देखने में भी टफ लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है जोड़ी घटाओ, मतलब मन में हमारे आता है कि हम जोड़ घटाओ ना तो कर ही लेते हैं, बट इसमें भी बहुत सारे लोग इन प्रश्नों को गलत करके, मैं सचेत कर रहा हूं आपको कि इसमें गलती मत करिएगा। सिंपली जैसा प्रोसेस है उसको अप्लाई करिए और अप्लाई करिए, उत्तर करिए। देखिए हम लोग को यहाँ पर कुछ चीजें सिमिलर नजर आ रही है, आप देख रहे हैं जैसे 19 है तो डाउट का ही क्रिएशन है यहाँ पे, उसके बाद 6 6 6 6 देखिए, 4 4 4 4 देखिए, डिफरेंसेस आपको मतलब बहुत कम ही नजर आ रहे हैं। हाँ, अंत से आप डिसाइड कर सकते हो कुछ हद तक, क्योंकि अंत के सारे डिजिट अलग अलग हैं, लेकिन अंत डिसाइड यहाँ करना थोड़ा टफ है। ये अलग बात है कि हम ऐसे जोड़े, देखो 5 3 8, अगर हम पूर्णांक को जोड़ते हैं 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, अभी 17 दशमलव है, इसका मतलब है डेसिमल जब ऐड होगा तो वहां पर टर्म बढ़कर के 19 तक होंगे। मैं आपको इसका सिस्टम समझाता हूं। जैसे जो नंबर लिखा है 5.061 है, ये जो नंबर लिखा है 3.98 है, ये जो नंबर लिखा है 0.7034 है, और ये जो नंबर नेक्स्ट लिखे हैं देखिए ध्यान से 7.6 है, अगला 0.3 है, अगला 2 है, 2 पॉइंट। अब देखो मेरी बात को समझो आप लोग, सबसे लास्ट में देखो, मतलब सबसे ऐसा कोई टर्म देखो जिसमें दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 सबके एंड में बनाने की कोशिश आप करो। ठीक है, सारे के टर्म में यहां पर भी 3 जीरो बढ़ा दो, यहां पर तो 4 डिजिट है ही है, 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ 1 जीरो बढ़ा दो। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा, इजिली बता सकते हो। कैसे, देखिए एंड डिजिट देखिए, 0 है 0 है 4 है, 0 है 0 है 0 है, अंत में आएगा 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। करेक्ट है ना, अंत में आएगा 1 है तो ऑप्शन नंबर, अंत में आएगा 4 है तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन भी आपका 19.6444 होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ के भी देख सकते हैं, और नहीं अगर आपको जैसे देखिए सेट होता है ना तो प्रॉपर लिख डालिए, लिख डालिए। कोई ऐसा नहीं है कि हमको जो है मतलब हम एक अपना प्रश्न सही करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी अगले प्रश्न पर आते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, और इसे 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दरअसल हम जब ऐसी स्थितियां देखते हैं तो प्रॉफिट लॉस का एक ठीक ठाक प्रश्न इसको समझते हैं। एक दुकानदार है जो कि अभी तक क्या करता था, कोई सामान खरीद के थोक विक्रेता से लाता था, जितने में लाता था उससे 25% के बेनिफिट फायदे पर बेच देता था। अभी उसका एक ग्राहक आया, ग्राहक के आने से पहले उसने कुछ ऐसी प्लानिंग करी कि उसने अपने थोक विक्रेता से वही सामान 20% कम में खरीदा, और ग्राहक के लिए भी देखो फायदा क्रिएट किया। ग्राहक को जो पहले सामान का दाम मतलब था, पहले निर्धारित किया था अपने ग्राहक के लिए, उससे 12.60 रुपए कम करके बेचा, फिर भी उसे पहले की तुलना में ज्यादा लाभ हुआ। ये उसने बेटर प्लानिंग करी ना। अब उस बेटर प्लानिंग को देखें यहां पर कैसे सेट करते हैं। प्रश्न क्या है, इसने पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। हम लोग ऐसे प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य सबसे यहां लिखते हैं और विक्रय मूल्य यहां। 100 ही सबसे बेहतर तरीका है। हम मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, अगर वह 25% के लाभ पर बेचता था तो 100 में जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, 125 में बेचता था। अब उसने उसको 20% कम में खरीदा, तो 20% कम करके यहां पर डिसाइड करते हैं, तो 80 में खरीदा, और उसने उसको 30% के लाभ पर बेचा। अब 30% होता है इसका 24, मतलब 80 का अगर 30% करेंगे तो 8 3 24, 24 होगा। तो 24 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 80 20 100 104 होगा। यहां से सोचिए 80 20 100 4 104 होगा। पहले की तुलना में देखो कमी हो रही कि नहीं, बिल्कुल हो रही है। और कितने की हो रही, 21 की। और यहां पर कितनी हो रही, 12.60 की हो रही है, 12.60 की कमी हो रही है। अब आपको यही कंपेयर करना है। दरअसल आपको अगर ये देखना है कि यहाँ पर यह वैल्यू जो आपके पास रियल कमी है और यह वैल्यू आपकी तुलनात्मक है, तो तुलना की मान हमारे पास अगर रियल है तो हम एक का मान जैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमको निकालना क्या है ये भी समझ लीजिए। हमको निकालना है कि 100 का मान क्या होगा, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। तो हम लोग अगर एक का मान निकाले तो 12.6 डिवाइड बाई कितना कर दें, 21। और अगर हम 100 का मान निकालते तो 100 से इसको गुणा कर देते हैं, क्योंकि 100 ही तो क्रय मूल्य है। 100 गुणे 12.60 डिवाइड बाई आप 21 कर दो। 0.0 तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 21 से हम डिवाइड करें, 21 छक्के होता है ना, 6 के 6 6 दूना 12 60। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपए।
₹60 राइट सोल्यूशन होगा। 7वें प्रश्न का करेक्ट हल है। आप लोग इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे लोग इसमें गलत आंसर दिए हैं, श्योर है। और हमने भी क्लास में इस टाइप के प्रश्नों को कराया था। साधारण ब्याज पर आधारित कराया था, चक्रवृद्धि पर मैंने नहीं कराया था। प्रश्न को देखो, कंडीशन समझो और डिसाइड करो। मिहिर और दीप्तीश के बीच 1301 रुपए इस प्रकार बांटना है ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि, 7 साल के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए। मतलब 7 साल बाद हम मिहिर के पास जितना पैसा आए, 9 साल बाद दीप्तेश के पास उतने ही पैसे आए, मतलब बराबर बराबर पैसे आए। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, अपने 2 बेटे, अगर एक बेटा 14 साल का है, एक बेटा 15 साल का या 16 साल का है, कुछ पैसे बांटकर दोनों में बांटना चाहता है और ऐसा बांटना चाहता है कि जहां से उसे मतलब कहीं पे निवेश करना चाहता है दोनों के नाम पर। ऐसा निवेश करना चाहता है कि जब दोनों 18 साल के हों तो दोनों को बराबर बराबर धन प्राप्त हो। अब जो 14 साल का बेटा है वह ज्यादा समय तक उसका निवेश माना जाएगा क्योंकि उसे 18 होने में 4 साल लगेंगे। जो 16 साल का बेटा है उसको उसको मतलब वहां पर मतलब ऐसी कंडीशन में देखो, जो 18 साल वाला बेटा है, 16 साल वाला बेटा है, उसको निवेश करने के लिए 2 साल का वक्त मिल रहा है, मतलब कम समय मिल रहा है, तो ज्यादा पैसे उसके नाम जमा करने होंगे। जो कम समय तक निवेश करेगा वह ज्यादा पैसा जमा करेगा, जो ज्यादा समय तक निवेश करेगा वह कम पैसे जमा करेगा, ताकि जाकर के दोनों के धन अंतिम में 18 साल होने पर बराबर हो जाए। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। 2% थे, अगर हम इसको साधारण ब्याज के हिसाब से चलते हैं, जैसे इसमें लिखा है, कहीं मेंशन नहीं किया कि साधारण एक चक्रवृद्धि है, ब्याज 4% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, मिहिर का हिस्सा बता दो क्या होगा, ये प्रश्न है आपके सामने। अगर आप ऐसे सोचकर चले कि चलो आज से 7 साल बाद, 7 साल बाद मतलब 7 साल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो मिहिर की राशि 9 वर्षों बाद दीप्तेश की राशि, अब क्योंकि ब्याज दर दोनों कंडीशन में सेम है 4%, 4% को अगर इसके साथ सोचो तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 28, इसको पैसा मिला 128%। मतलब कहने का अर्थ हुआ 128% आप पहला मतलब कौन, मिहिर, बराबर हो जाए किसके, 9 चौके 36, 136% आप दीप्तेश, दूसरा पर्सन बी। यहां से तुलना करके हम लोगों ने कोशिश करी कि ए और बी का धन हमें डिसाइड हो जाए। मतलब आप खुद ही देख रहे हैं ना, 128% ए का बराबर होगा 136% बी के, क्योंकि जिसने कम समय तक पैसे लगाए हैं वह ज्यादा पैसे लगाएगा। आप तुलनात्मक देखेंगे तो इसका मान ज्यादा आएगा, इसका मान कम है। जिसने ज्यादा समय तक पैसे लगाए हैं उसका मान कम होगा, तुलना में देखिएगा तो आपका बी का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर जो ज्यादा समय तक पैसे लगाया है वह कम पैसे लगाएगा, जो कम समय तक पैसे लगाया है वो ज्यादा पैसे लगाएगा। इस प्रश्न को साधारण ब्याज के हिसाब से कोई कंपेयर करेगा तो गलत आ जाएगा। इसका उत्तर दरअसल चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा और ये डाउट था कि हम लोग इसको अगर एग्जाम में होते, हालांकि आप साधारण पर भी जाएंगे तो लमसम उत्तर आपका जो आना है वो आ जाएगा। दरअसल पूछा है मिहिर का हिस्सा, मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे करना है। आप ऐसे करिए, 4% को 1/25 लिख दो ना, लिखिए 25 से 1 बढ़कर 26, फिर लिखिए 25 से 1 बढ़कर 26, करेक्ट, 25 से 1 बढ़कर के 26। अब यहां पर आप इसको सोचो, 25 आम में कितना होता है 625 और 26 आम में कितना होता है 676। बातों को समझिए, क्लियर हो जाएगा। दरअसल हम ये सोच रहे थे कि हमको ये डिसाइड करना है, जैसे पूछा क्या गया है कि मिहिर का हिस्सा बता दो कितना था, मिहिर ने कितने पैसे का निवेश किया था, ये हम लोग को डिसाइड करके बताना है। अब यहां पर जो पहला पर्सन था वो मिहिर था, मिहिर 7 साल के लिए किया था तो ज्यादा पैसे लगाएगा क्योंकि कम समय तक के लिए था। दीप्तेश 9 सालों के लिए है। अब यहां पर आपको यही चीज सोचना है, डिसाइड करना है कि क्या स्थिति बनकर यहां पर सामने आ रही है। हम क्या करें, दोनों के धन को जैसे तुलनात्मक अगर हमें करना है, क्योंकि पूरा पैसा कितना है 1301, तो हमने क्या किया, हमने 625 को और 676 को जोड़ दिया, 6 5 11 होता है, 7 2 9 1 10, 6 6 12 1 13 हो गया। मतलब दोनों के अनुपात हो गए। ये चीज एक इसका हो गया मिहिर का। अब देखो यहीं पर आपको यह कंफ्यूजन होगी कि मिहिर का हिस्सा कितना है। मिहिर का हिस्सा दरअसल ज्यादा होगा क्योंकि वह कम समय तक के लिए पैसे लगाया है। दीप्तेश का हिस्सा कम होगा क्योंकि वह ज्यादा समय तक के लिए पैसे लगाया है। ये मिहिर का भाग होगा, ये दीप्तेश का भाग होगा। दोनों को जोड़ दिया अनुपातीय रूप से, ये 1301 हो गए। मतलब ये दोनों जुड़ करके 1301 हो गए। तो आपको किसका मान निकालना है 676, अर्थात आपको 676 का मान सिंपली, क्योंकि एक का मान अगर इतना है तो 676 का मान कितना होगा 676 ही होगा। दोनों जुड़ करके इतना हो रहा है, तो इसका राइट सोल्यूशन 676 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने है।
तो 676 यहां पर मिहिर का हिस्सा होगा जो कि कम समय तक के लिए निवेश किया था और ज्यादा पैसे लगाए। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं 676। इस हिसाब से यह प्रश्न आपका हल हो जाता है। ठीक है, आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं जुड़ करके 1301 बराबर 1301 था। भाई ऐसे अगर तुलना करें तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर अनुपाती पदों को, इन दोनों को अनुपात मान लीजिए दीप्तेश और मिहिर का। 1301 बराबर 1301 है, एक बराबर आपका एक होगा, 676 बराबर 676 होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग सही समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर समझ लिया तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाएगा, नहीं समझ लिया तो बहुत लोग इसमें कंपटीशन में रहे होंगे, बहुत लोग गलत किए होंगे। इसी ओर है 676 राइट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9th पर। अभिषेक, बिमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। एक साझेदारी शुरू करते हैं। अभिषेक नाम है, बिमल नाम है, चिन्मय नाम है। साझेदारी शुरू करते हैं। अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और बिमल चिन्मय द्वारा निवेश से का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में वर्जित लाभ 5500 का है। तो चिन्मय का हिस्सा हमको बताना है कि चिन्मय ने कितने पैसे यहाँ पर, मतलब या उसका पार्ट्स क्या है, उसका हिस्सेदारी क्या है। हमेशा जैसे पार्टनरशिप का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, अच्छे से तैयार करना, हर लेवल तैयार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 पर्सन है, अभिषेक, बिमल और चिन्मय। इसमें ध्यान दिया करिए कौन ऐसा पर्सन है जो दोनों रिलेशंस में शामिल है। अभिषेक और बिमल है, दूसरे में बिमल और चिन्मय है। इसका मतलब बिमल को आप बीच में कर दो, अभिषेक को इधर कर दो, चिन्मय को यहां कर दे। सबसे पहली कंडीशन देखिए, अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक, अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। 1:3 का अनुपात हो गया। दूसरा, बिमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, बिमल चिन्मय के निवेश का 2/3, तो बिमल और चिन्मय का 2:3 का अनुपात हो जाएगा। तो बिमल का भाग अगर 2 है तो चिन्मय का भाग 3 है। अब आपको क्या करना है, जैसे दिया है देखिए, आपने पढ़ा कि अभिषेक बिमल के निवेश का 3 गुना, मैंने लिख दिया अभिषेक बिमल के निवेश का 3 गुना, जबकि बिमल चिन्मय के निवेश का 2/3, बिमल चिन्मय के निवेश का 2/3। तो अगर चिन्मय का 3 है तो बिमल का 2 है। दोनों को सेम, मतलब जो बीच में होता है उसको सेम करना होता है, इक्वल करना होता है। इक्वल कैसे होगा, आप इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी कर देना पड़ेगा, अर्थात या 6 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 6, 2 और 3 का रेशियो होगा, 6, 2 और 3 का अनुपात होगा। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 6, 2, 8, 3, 11 हुआ। 11 बराबर टोटल पैसे कितने हैं, 5500। किसका हिस्सा पूछा है बताइए, पहले तो 1 बराबर क्या होगा, 500। किसका हिस्सा पूछा है, चिन्मय का। चिन्मय का मान 3 है, 3 बराबर बोलिए कितना हुआ, 1500। 1500 राइट सोल्यूशन है, चिन्मय का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी 9वें प्रश्न का करेक्ट हल है। चिन्मय का सही धन, सही हिस्सा 1500 रुपए है। एग्जैक्टली आप लोग नोट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक लान आयत के आकार का है। किसके आकार का है, आयत के। एक आयत है देखिए, जिसकी अपनी लंबाई है और अपनी क्या है, चौड़ाई है। आयत हमेशा इसी फॉर्म में होता है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, मतलब लेंथ और ब्रेथ 2:3 के फॉर्म में है। लान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल एरिया होता कितना बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहां पर लेंथ अगर मान लो हम लोगों ने सोचा कि लेंथ चलो 2x है और ब्रेथ को मान लीजिए 3x है, तो आप एरिया के हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। लान की चौड़ाई पूछा है कि लान की चौड़ाई क्या होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखें एरिया के लिए, बताइए एरिया दिया कितना है, 600 दिया है। यहां पर लिखिए 2 × 3 6x स्क्वायर बराबर 600। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 हो गया। x स्क्वायर का मान है, तो x का मान कितना होगा, √100। √100 मतलब 10, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब आप चेक करो कि 10 का गुणा, जैसे हमारे हिसाब से यहां पर चौड़ाई 3 होनी चाहिए, 10 × 3 करने पर 30 होगा, लेकिन 30 किसी ऑप्शन में नहीं है। बट हमसे डिसाइड भी तो नहीं कहा था, जैसे इसने कहा था भुजाओं का अनुपात है, ना कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। इसका मतलब भुजाओं में कोई भी लंबाई हो सकती, कोई भी चौड़ाई हो सकती है। तो 10 का गुणा एक बार 2 से करके देखिए, एक बार 3 से करके देखिए, जो ऑप्शन में सेट हो जाए वही उत्तर है। 2 से करने पर 20 आएगा, 3 से करने पर 30 आएगा। तो प्रश्न का उत्तर अगर 30 नहीं है कहीं पर तो 20 भी आप लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन 20 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 10th क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हल माना जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो गया, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिएगा। एक साइकिल चालक है जो कि 900 मीटर दूरी, 900 मीटर की टोटल डिस्टेंस है। ये देखिए आसान से प्रश्न आए थे चाल दूरी समय के। 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। कितने मिनट कितने सेकंड में, 2 मिनट और 30 सेकंड में।
इतने सेकंड में तय कर, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये सबको आइडिया है। तो दूरी कितनी है, 900 है, और समय कितना लग रहा है, यहां पर अगर हम सेकंड में लिख लें, क्योंकि यह मीटर है और हम सेकंड में लिख लेते हैं, बाद में उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे। तो 2 मिनट, 1 मिनट सबको पता है कि 60 सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 2 मिनट बराबर 120 प्लस 30 अर्थात 150 सेकंड। 150 सेकंड का टोटल समय है। हमने 150 से इसको डिवाइड किया, 150 सेकंड। ठीक है, तो जो अपने पास आया, देखिए जो पॉसिबल है 15 छक्के 90, अर्थात ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। बट हम सबको पता है कि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड आर का एक अच्छा खासा रिलेशन है। कभी भी अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे दिया है और उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5/18 से गुणा करो। यही अगर मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, 18/5 से करें, मतलब 6 गुणे 18/5। 18 छक्के 108 होता है, 108/5 कर दो, 21.5 5 दूना 10 होता है, 5 छंगे 30, 5 दूना 10 हुआ, 5 1 के 5, 5 छंगे 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी स्पीड होगी, उस साइकिल सवार की स्पीड होगी, जो कि 900 मीटर की दूरी को 2.5 मिनट में 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर लेता है। उसकी चाल है 21.6 21.6 किलोमीटर पर आवर। राइट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तीन संख्याओं में, देखिए इस तरह के प्रश्न जो रेशियो वाले हैं, रिलेशंस वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। तीन संख्याओं में दूसरी पहली से दुगुनी है, दूसरी क्या है, पहली की दुगुनी है, तीसरी से भी 3 गुनी है, मतलब यहां पर दूसरी को ही बेस बनाया गया है, और दूसरी हमेशा सेकंड पोजीशन पर होती भी है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। कंडीशन पढ़िए, तीन संख्याओं में दूसरी जो है पहली से दुगनी है, पहली से क्या है, दुगनी है, ये देखिए पहले से दुगनी है, और तीसरी से क्या है, 3 गुनी है, तीसरे से 3 गुनी है, ये देखिए रिलेशन हो गया। अब आपका यही वर्क होता है ऐसी कंडीशन में कि जो दोनों में है उनको बराबर कर दो। देखिए बराबर कैसे होगा, तरीके कई हैं। एक तो तरीका ये भी होता है, अगर ऐसे लिखा 1 2 तो बढ़ा दो 2, 1 3 तो बढ़ा दो 3, इनका इनसे मल्टीप्लीकेशन 3, इनका 6, इनका 2, 3 6 2 का रिलेशन हो गया, अनुपात हो गया 3 6 2 का। अब यहां पर कहा है कि तीनों संख्याओं का औसत है 66, ये एवरेज है, योग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है, तो हमको औसत दिया है ना कि योग दिया है, तो अपने को योग निकालना होगा तीनों का, तभी हम अनुपात के हिसाब से बांट पाएंगे। योग बराबर औसत गुणे संख्या होगा, औसत गुणे क्या होगा, संख्या। तो औसत कितना है 66 और संख्या है 3, तो आप यहां पर पहले अनुपाती पदों को जोड़ लें, 6 3 9 2 11, 11 बराबर 66 गुणे 3, क्योंकि योग तो यही है ना। तो 1 बराबर कितना होगा, 11 छक्के 66, 6 3 18, 18 हो जाएगा। अब 1 का मान आ गया हमसे, कौन, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, 6 सबसे बड़ा है, 2 सबसे छोटा है, 3 बीच का है, तो दूसरा नंबर मतलब 2 अर्थात तीसरी संख्या जो है वही आपकी सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी है, उत्तर 36 है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए 36 है, जो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपका डन होता है, 36 करेक्ट हल है, 36 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है। 13 देखिएगा, मोहन और श्याम रुपए 800 के लिए काम करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम श्याम है। 800 रुपए के लिए बेचारे किसी काम को करते हैं। ठीक है, 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है। अगर आप अकेले मोहन से करा लो तो 6 दिन में लगे, मोहन को काम मतलब कंप्लीट कर देगा 6 दिन में। जबकि श्याम से अगर अकेले करा लो तो 8 दिन में कर लेगा। श्याम कितने दिन में, 8 दिन में। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में ही कर सकते हैं। एक तीसरा पर्सन है रमेश, देखो अकेले मोहन से कराओ तो 6 दिन, अकेले श्याम से कराओ 8 दिन, अगर रमेश को भी इन्वॉल्व कर दें इन दोनों के साथ, मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश, तो काम हो जाएगा कितने दिन में, 3 दिन में। अब हमसे श्याम का हिस्सा पूछ रहा है, श्याम मतलब सेकंड पर्सन का हिस्सा पूछ रहा है। कभी भी कोई काम जब 2 लोग 3 लोग 4 लोग मतलब समूह में करते हैं, तो जो उनकी हिस्सेदारी होती है उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। जो वर्क एफिशिएंसी होती है, जिस मद से, जिस रेशियो में, जिस रिस्पेक्ट में, जिस स्पीड से आप काम करते हैं, वही से आपका मजदूरी डिसाइड होती है, उसी से आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास काम करने में लगा समय पता हो, तो हम काम की टोटल मात्रा एक ऐसी संख्या बना लेते हैं जो कि जनरली एलसीएम होता है, टाइम एंड वर्क में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक से कटे और 6 8 3 से कटेगी, वह संख्या होगी 24, यही होगी टोटल वर्क। क्या होगी, टोटल वर्क।
अब हम सबकी इफिशियंसी डिसाइड करते हैं। 6 से भाग करो 6 चौके 24, 8 से भाग करो 8 त्रिक 24 और 3 से भाग करो 3 अठे 24। मतलब इस समय देखिए ध्यान से, अकेले अकेले मोहन की क्षमता 4 है, मतलब मोहन एक यूनिट समय में 4 काम करेगा। दिन अगर है तो एक दिन में 4 काम करेगा। श्याम एक दिन में 3 काम करेगा, बट तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। तो अगर मोहन है, श्याम है और रमेश तीसरा पर्सन, तो मोहन एक दिन में 4 काम, श्याम एक दिन में 3 काम, और तीनों मिलकर अगर एक दिन में 8 करते हैं तो जो ये तीसरा पर्सन रमेश इन्वॉल्व हुआ है वो केवल एक ही काम कर पाएगा, क्योंकि 4 3 तो 7 यही होता है, 7 1 8 होता है, तो एक ही काम कर पाएगा। तभी तो तीनों मिलकर देखो 8 काम करते हैं। अब कुल पैसे कितने हैं जिसका बंटवारा होना है 800। अनुपाती पदों को जोड़े, 4 3 7 1 8 हुआ। 8 बराबर कर दें 800, 1 बराबर होगा 100, और किसका हिस्सा निकालना है? श्याम का। श्याम कौन है? दूसरा पर्सन। 3 बराबर बोलिए कितना? 300। इस हिस्सेदारी में, इस कार्य में जो 800 का बंटवारा है जिसके लिए वो काम कर रहे थे, श्याम का हिस्सा 300 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी का क्वेश्चन, वो भी समांतर का, हर शिफ्ट में पूछा गया। 17 के दोनों शिफ्ट में और 18 के देखिए आप पहले शिफ्ट में देख रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि एक समूह अपने पास 15, ध्यान से देखिएगा, 15 20 25 बढ़ते चले गए 135 के बीच कह रहा है कुल कितने पद हैं। मतलब 15 से लेकर 135 तक का समूह है, इसके बीच कुल कितने पद हैं। तो सबसे पहला तो हमको ये जानना है कि यह क्या है, एक श्रेणी है, और श्रेणी भी कैसी है? समांतर है। समांतर में पदों का अंतर बराबर होता है, और आप भी देख रहे हैं कि पदों का अंतर बराबर ही है। कितने कितने का अंतर है? 5 5 का, 5 5 का अंतर है। मतलब आपको दो चीजें कन्फर्म है, दो क्या 3 चीजें कन्फर्म है। ए पता है 15, डी पता है, डी मतलब डिफरेंस 5, और लास्ट टर्म भी क्लियर है। लास्ट टर्म कितना है? 135। मैं आपको एक फार्मूला लिखा देता हूं। जब भी कभी ऐसी कंडीशन में जब आपको पहला पद, अंतिम पद, पदों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सब पता हो, तो पदों की संख्या n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, अंतिम माइनस पहला, डिवाइड बाई डी प्लस 1 होता है। लास्ट कितना है? 135, पहला कितना है? 15, कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 1, तो 135 में से 15 निकाले 120 बटे 5 प्लस 1। ठीक है, 5 से डिवाइड करिए, 5 दूना 10, 24, 24 पंचे 120 प्लस 1 मतलब 25। देखो अगर हम इससे शुरू करते हैं 15 से और कहां तक जाते हैं? कुल 135 तक जाते हैं, तो अपने पास कुल मिला के पद कितने बताए? 25। लेकिन हमसे पूछा इनके बीच में, इनके बीच का मतलब क्या होता है? इन दोनों को हटाना होगा। 135 और 15 को हटाना होगा, तो दो पद घटा दें तो इसका सही उत्तर क्या होगा पता है? 23। अगर आप 23 लगाओगे, कुछ लोग गलती से 25 लगाएंगे, 23 लगाएंगे तभी इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन होगा। बहुत लोग गलती किए होंगे इसमें, क्योंकि आने को 25 आया होगा, बट 25 तब आएगा जब इंक्लूडिंग 15 एंड 135, मतलब पहला और अंतिम इंक्लूड करोगे। बट बीच बोला है, ये लिखा होता कि 15 से 135 तक कुल कितने पद हैं, तब आपका आता सच में 25। अन्यथा इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन 23 होगा। ये भी देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंपल सा, 2 गुणे 6 माइनस 12 भागे 4 प्लस 2। ठीक है, आइए करते हैं। 4 तिया 12, बॉड मास का सिंपल रूल लग रहा है। 6 दूना 12, ठीक है, माइनस देखिए 3 है प्लस 2 है, 12 से 3 9 है, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना है? 11। करेक्ट सम इसका क्या होगा बताए? 11। पहला ऑप्शन है 11 का राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 16, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम भी होता है। मतलब आम की कोई टोकरी है ऐसे, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आम की एक टोकरी है, कह रहा है प्रत्येक 30 आमों के साथ, 30 आम जब होते हैं तो 30 आम में एक आम क्या होता है? खराब होता है। यदि प्रत्येक 4 आम, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य समझा नहीं जाता है। पहली कंडीशन इसने कहा 30 में से एक आम खराब होता है। इसके बाद इसने बोला यदि 4 अगर खराब होते हैं, 4 खराबों में से एक जो होता है वह बिक्री योग्य नहीं समझा जाता है। और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कुल कितने आम है? अगर चाहो तो इसको आप परसेंटेज से सेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कैसे देखिएगा, 30 आम थे, 30 में देखिए ये प्रारंभ के आम की संख्या, एक आम अगर खराब है तो एक निकाल दे तो कितने सही है बताए? 29।
अब इसने कहा कि 4 आम अगर खराब होते हैं, ये देखो यहां पर बातों को अच्छे से क्लियर करिएगा। जैसे हमको ये डिसाइड करना है कि आप देख रहे हैं कि अगर 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, 12 आम बिक्री नहीं योग्य नहीं है, तो आपको बताना है टोकरी में कितने आम हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप थोड़ा सा इसको जैसे सेंसिबल होकर के समझें तो बहुत ही क्लियर इसका उत्तर आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, बातों को समझिए कैसे। देखिए सबसे पहले यहां पर आइए, जिसमें लिखा 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता यदि टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है। 12 आम क्या है, बिक्री योग्य नहीं है, जबकि इसने साफ साफ लिखा है 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, 4 अगर आम खराब होते तो 3 जो होते बिक्री योग्य नहीं होते हैं। अब यह 3 का मान आपको दिया है 12, 3 का मान क्या दिया है 12। एक तरह से खराब आम कितने हो गए बताइए, 12 चौके 48। समझ रहे हैं, मतलब यहां पर बोला ना 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, 3 का मान, सॉरी 3 का मान हमने कहा अगर 12 है तो 4 का मान बताइए क्या होगा, 3 एक के 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 आम खराब है। 16 क्या है, खराब है। मतलब अगर आप सोचो कि इसने हमसे जैसे कहा कि 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य माना ही नहीं जाता है और 3 का यह मान 12 है, 3 का मान 12 है तो 4 का मान 16 है। कंफर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगली बात जो इसने कहा है कि आम की टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम भी होता है, 30 के साथ एक खराब आम भी होता है। तो आपको अभी डिसाइड करना है, एक का मान यदि 16 है तो 30 का मान बताओ कितना होगा, 16 3 48, 480 टोटल आम रहे होंगे। टोकरी में आमों की संख्या बताओ कितनी रही होगी, 480 रही होगी। एग्जैक्टली आप देख लीजिए, मुझे जहां तक भरोसा है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इसका प्रोसेस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, आप कैसे इसको कंफर्म करें। बहुत इजी है, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, हो सकता है थोड़ा डाउट में आए हो। 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, करेक्ट। 4 खराब हुए आमों में से 3 बिक्री योग्य नहीं होते हैं। यदि टोकरी में 12 बिक्री योग्य नहीं है, मतलब 3 का मान 12, देखो ऐसे लिखा 3 का मान 12, तो खराब कितने थे, 4 खराब थे, 4 4 बराबर कितना, 3 चौके 12, 4 चौके 16। अब कह रहा है कि हर 30 पर एक खराब होता है, 1 बराबर 16, तो 30 टोटल संख्या निकालनी, 16 3 48, 480 टोटल आम थे। ठीक है, 480 टोटल आम थे। ये आपका जो हो गया इस शिफ्ट का 16, और लास्ट हम लोग यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 12 दर्जन, 12 दर्जन मतलब एक दर्जन में सबको पता है कि 12 सामान होता है, तो 12 दर्जन मतलब 144 टोटल होता है ना, 12 गुणे 12। एक टोकरी में 144 सेब है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 2 दर्जन और जोड़ दिया तो कितने, 24 जोड़ दिया तो 4 4 8, 6 2 8, 168 हो गया। यहां तक पहुंच गए। 10 सेब खराब हो गए, 10 हटा देते हैं, 10 हटा दिया तो 8 हुआ, 6 से 1 5 हुआ, 158 हुआ। 10 सेब खराब जिन्हें हटा दिया गया, चलो हटा दिया। शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया, 158 को 2 भागों में बांट दो, 2 टोकरी में, 2 सत्ते 14, 2 9 18, प्रत्येक टोकरी में कितने सेब है, 79, 79 है, राइट सोल्यूशन है जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं सब चीजें समझ में अच्छे से आई होंगी। तैयारी का ये पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझना, क्वेश्चन को हल करना, और आप अच्छे से कर भी रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैथ्स के ग्रुप को ज्वाइन किए रहे, जिससे कि हम डेली वीडियोस और करेक्टेड जो पीडीएफ्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। मुलाकात अगले सेशन में होगी, अगले पीवाईक्यू में होगी, मतलब 18 का सेकंड शिफ्ट कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको इसका जो है डीआई वाला जो क्वेश्चन सेट है उसको मैं अलग से आपको प्रिपेयर कराऊंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।